नमस्कार। तो आज हम लोग पढ़ेंगे साइलेंट फ्यूचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, सबसे पहले पढ़े थे कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना और उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। तो हम लोग देखे थे कि 1895 से शुरुआत की बात किए थे और ये हम कैबिनेट मिशन तक पढ़ लिए थे। उसके बाद अगले क्लास में हम लोग देखे सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और कल हम लोगों ने देखा कि क्या क्या सोर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का और कहाँ कहाँ से लिया गया है। जब आज की क्लास शुरू कर रहे हैं तो आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की विशेषता क्या है। तो हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950। इसमें हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं पढ़ने, आज पढ़ेंगे साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान की विशेषता पढ़ेंगे। तो संविधान की विशेषता क्या क्या है? तो देखिए, सबसे पहली बात करते हैं कि बहुत सारे लोगों ने मेरे पिछले क्लास को देखे होंगे, तो वो देखे होंगे कि हम लोग सोर्सेस पढ़ लिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कहाँ से हुआ कैसे हुआ वो पढ़ लिए हैं। और जिन लोगों ने नहीं क्लास कर पाए हैं तो यूट्यूब पे वीडियो है, वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान की विशेषता। तो विशेषता पढ़ रहे हैं, विशेषता किसकी? तो संविधान की विशेषताएं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान की विशेषताएं। तो संविधान की विशेषताएं में देखेंगे कि क्या क्या विशेषता है संविधान की। तो सबसे पहले देखिए, संविधान जो है, भारत का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे विशालतम संविधान है। क्या है? यह सबसे विशालतम संविधान है, मतलब दुनिया का सबसे वाइड कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहा गया है। वाइड कॉन्स्टिट्यूशन, पहला क्या है? विशालतम संविधान, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, मतलब विशालतम, विशालतम संविधान, संविधान। देखिए, ये जो है विशालतम संविधान की जो बात करते हैं, तो इसमें एक थे सर आइवर जेनिंग्स। कौन थे? सर आइवर जेनिंग्स। उन्होंने कहा था, अच्छा यहाँ पे सही करना, संविधान, एक सेकंड। सर आइवर जेनिंग्स ये क्या कहते हैं? ये बताते हैं संविधान के बारे में कि यह जो संविधान है, भारत का संविधान, ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। सर आइवर, सर आइवर जेनिंग्स ये कहते हैं कि भारत का संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है। और उनका मानना है कि भारत के संविधान इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है क्योंकि इसमें जो टोटल पार्ट्स हैं, कुल भाग जो हैं, वह 22 था उस समय, और अभी देखा जाए तो ये 25 हो गया है। उस समय जो टोटल ओरिजिनल आर्टिकल्स जो थे वो 395 है, आज भी 395 है। लेकिन जब सब आर्टिकल को अगर हम ऐड करते हैं तो 448 हो जाता है। और उस समय जो टोटल शेड्यूल थे वो 8 थे, और आज के समय में जो टोटल शेड्यूल है वो 12 हैं। तो सर आइवर जेनिंग्स का मानना था कि यह संविधान जो है, भारत का संविधान जो है, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लंबा संविधान है। अब देखिए क्यों ऐसा मानते हैं वो, उनका मानना ये रहा है, उनका यह उद्देश्य रहा है मानने के प्रति, क्योंकि हम अदर कंट्री की जब संविधान की बात करते हैं, दूसरे देशों के संविधान की बात, तो उसकी अपेक्षा अपना संविधान बड़ा है, क्योंकि हम सोर्स में ही देखे हैं कि मैक्सिमम पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। उसके बाद हम लोग ये देखें कि 10 विभिन्न राज्यों के
संविधान को, मतलब 10 विभिन्न देश के संविधान का हम लोगों ने अवलोकन किया, और उसके अवलोकन करने के बाद हम अपने संविधान में इसको हम ऐड करते गए और इसको बढ़ाते गए। तो हम ये देखें कि भारत का संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत संविधान है। इसको किसने कहा? तो ये क्या होता है ना कि एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि ये बताइए कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है, इसको किसने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है? तो हम लोगों ने देखा कि सर आइवर जेनिंग्स थे, उन्होंने कहा कि भारत का संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत संविधान है। ये पहला पॉइंट था किस चीज में? संविधान की विशेषता में। दूसरा पॉइंट जो है वो पॉइंट है प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य की स्थापना। मतलब कि पहला पॉइंट हम देखिए कि विशालतम संविधान, दूसरा पॉइंट हम क्या देख रहे हैं? तो हम देख रहे हैं सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हम किसकी बात कर रहे हैं? तो ये जो सॉवरेन, सोशल, सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है इंडिया, तो क्या होता है कि ये कहा गया है कि जब हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं, प्रिम्बल को पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, तो हम प्रिम्बल में ये देखते हैं कि प्रिम्बल में एक शब्द लिखा है विद द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग। यह संविधान जो है किसको देते हैं, सोर्स किसको मानते हैं? तो प्रिम्बल में ये दे दिया गया है कि यह जो संविधान है वो स्रोत भारत की जनता में निहित है। मतलब कि भारत का संविधान किसको दिया गया है? तो भारत की जनता को दिया गया है। और साथ ही में क्या देखते हैं कि भारतीय संविधान जो है वो संवैधानिक लोकतंत्र के हिसाब से इसकी जो भी सर्वोच्चता है, सर्वोच्चता मतलब सर्वोपरि जो है वो जनता में निहित कर दिया गया है। मतलब भारत की जो जनता है, भारत के जो पीपल हैं, उनमें ये निहित कर दिया गया है। तीसरा जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं फेडरल गवर्नमेंट की बात करते हैं, संसदीय सरकार की बात करते हैं। फेडरल, एफ फॉर फेडरल गवर्नमेंट, संसदीय सरकार। और कल हम देखा था कि फेडरल गवर्नमेंट हम लोग कहाँ से लिए हैं? तो हम लोग ब्रिटेन से लेके आए हैं। तो क्या है कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो उसमें फेडरल गवर्नमेंट की बात की गई है। फेडरल गवर्नमेंट कहने का मतलब कि यहाँ पे दो प्रकार की सरकार होगी, मतलब सरकार का जो स्टेज होगा वो दो टाइप से होते हैं। तो एक स्टेज बताया है संसदीय, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है, और दूसरा जो है अध्यक्षात्मक है। जैसे अमेरिका का जो होता है, अमेरिका में क्या है, अध्यक्षात्मक की बात करते हैं, वहाँ की अध्यक्ष की बात चलती है। और भारत में क्या है, संसदीय परंपराओं से चलाया जाता है। मतलब कि भारत की जो व्यवस्थाएं हैं, यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को एक समान अधिकार दिया गया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये केंद्र ज्यादा पावरफुल है, तो हमारे यहाँ संसदीय सरकार है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम का हम कहाँ से लिए हैं? तो ये सोर्सेस हम पार्लियामेंट्री सिस्टम का कहाँ से लाए थे? तो ब्रिटेन से लाए थे। कहाँ से लाए थे? ब्रिटेन से लाए थे। अब देखिए आगे हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स की बात किए थे कल हम लोग। तो फंडामेंटल राइट मतलब संविधान की जो सबसे बड़ी विशेषता में देखिए विशालतम संविधान, दूसरा देखिए प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य की बात करता है। मतलब हमने क्या देखा? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक कंट्री की बात किया। थर्ड हम लोग ने क्या देखा? थर्ड देखे फॉरेन, मतलब ये पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। और चौथा हम लोग देख रहे हैं फंडामेंटल राइट्स। अब देखिए फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स जो है ये कहाँ दिया गया है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिया गया है। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक में दिया गया है? आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। टोटल फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? तो 6 हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि ये बताइए कि मौलिक अधिकार का जो प्रावधान दिया गया फंडामेंटल राइट्स का, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट्स में दिया गया है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब भारतीय संविधान के भाग 3 में दिया गया है। और यह अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में दिया गया है। जब इस चैप्टर को, इस पार्ट्स को हम पढ़ेंगे तब हम क्लियर करेंगे कि क्या क्या दिया गया है। और एक बात और ध्यान रखना है, टोटल फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? टोटल फंडामेंटल राइट्स जो है वो 6 हैं। ठीक है, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो फंडामेंटल राइट्स टोटल कितने हैं? 6 हैं। और ये पूछ देता है एग्जाम में प्राय कि कभी कभी ये होता है कि क्वेश्चन बन जाते हैं कि ये बताइए कि मौलिक अधिकार का जो प्रावधान लिया गया है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो हमें याद रखना चाहिए कि मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है ये हम कहाँ से लिए हैं? तो ये हम लोग लाए हैं यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। ठीक है, और आगे पांचवा क्या है? तो पांचवा जो है डीपीएसपी की बात करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी।
डीपीएसपी मान लीजिए, राजकीय नीति निर्देशक तत्व, ये प्रोविजन कहाँ दिया गया है? तो ये प्रोविजन पार्ट 4 में, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में दिया गया है। और यह जो आर्टिकल है, इसका जो इस संदर्भ में आर्टिकल का जो उल्लेख किया गया है, वो आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक में दिया गया है। मतलब अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में राजकीय नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान दिया गया है। और कल हम लोगों ने ये भी देखा था कि डीपीएसपी भी एक सोर्स है इंडिया का तो है नहीं, और यह नहीं 1935 के एक्ट से लिया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 का था उससे भी नहीं लिया गया। ये हम आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए थे। और एक बात ध्यान रखने की बात है, इसमें कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है कि पूरा अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करिए, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करिए, कॉन्स्टिट्यूशन का एकमात्र ये जो पार्ट्स है, इस पार्ट्स के लिए अगर किसी प्रकार की गवर्नमेंट जो है, अगर इसमें हमारा जो अधिकार 36 से 51 तक में दिया गया है, जो भी हमारा संवैधानिक अधिकार है, इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए हम क्लेम नहीं कर सकते हैं, मतलब इसके लिए हम किसी प्रकार का सूट नहीं ला सकते हैं। तो क्यों नहीं ला सकते हैं? क्योंकि ये इस टॉपिक के संदर्भ में ये बताया गया, इस पार्ट के संदर्भ में, कि राज्य अपने क्षेत्र को, मतलब राज्य जो है वेलफेयर सोसाइटी बनाने के लिए, कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए अगर उनके पास संसाधन होंगे तो अपने संसाधन के अनुरूप कार्य कर सकते हैं। तो एग्जाम में पूछ देता है कि ये बताइए कि भारतीय संविधान का वो कौन सा पार्ट है, कौन सा भाग है, या पूछ देता है कि निम्न में से वो कौन सा भाग है जिसको हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं कोर्ट में, मतलब चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो वो पार्ट कौन है? पार्ट 5 है। ये पार्ट 4 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और वो टॉपिक का नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, राजकीय नीति निर्देशक तत्व। अब देखिए छठा पॉइंट जो है, छठा पॉइंट में क्या दिया गया है, जो विशेषता हमारे संविधान का है, वो नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण है। मतलब कहते हैं ना कि भारत का संविधान लचीला भी है और कठोर भी है। और एक बात और जानते हैं कि भारतीय संविधान को क्या कहा गया है? वकीलों का स्वर्ग भी कहा गया है। तो कहते हैं कि भारत का संविधान जो है, जब हमारे संविधान निर्माता थे, वो जब हमारे संविधान को बना रहे थे, तो वो संविधान को बहुत बारीकी से बनाए और इतना कठोर भी नहीं बनाए हैं। मतलब भारत का जो संविधान है, वो दोनों दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत का संविधान क्या है? नम्य है, मतलब लचीला भी है और कठोर भी है, किसी किसी सिचुएशन में कठोर भी है और कहीं कहीं लचीला भी है। इसीलिए लोगों का मानना है कि भारत का संविधान जो है, ये दोनों का अनोखा मिश्रण है, मतलब दोनों मिली जुली है। और सातवां क्या है विशेषता हमारे संविधान का? तो केंद्र विमुख संविधान है। मतलब कि भारत जो है वो क्या है कि केंद्र विमुख संविधान की बात करता है। केंद्र विमुख संविधान कहने के संदर्भ में क्या है? तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ संसदीय सरकार तो है, और 7वीं अनुसूची जो दिया गया है, 12 अनुसूची में 7वीं अनुसूची जो दिया गया है, 7वीं अनुसूची में 3 बात है। एक यूनियन लिस्ट की बात करता है, कंकरेंट लिस्ट की बात करता है, और स्टेट लिस्ट की बात करता है। मतलब पहले यूनियन, तब स्टेट, उसके बाद कंकरेंट, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और इसमें क्या कर दिया गया है? बांट दिया गया है कि किसका किसका क्या अधिकार क्षेत्र होगा। तो केंद्र विमुख संविधान कहने का मतलब ये है कि भारत का जो संविधान है, यह केंद्र की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। राज्य को तो अधिकार दिया ही दिया है, लेकिन क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत ये ज्यादा झुकी हुई है केंद्र सरकार की तरफ। स्टेट गवर्नमेंट को तो पावर है ही है ये, लेकिन मैक्सिमम पावर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ झुका हुआ है। कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं जहां पर केंद्र सरकार अगर फैसला लेती है तो उस फैसला को मानने के लिए राज्य भी बाध्यकारी होते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के स्वरूप में देख लीजिए, क्या था कि आपको याद होगा कि 2016 में केंद्र सरकार ने नोटबंदी किए थे भारत में। तो नोटबंदी की तो वो राष्ट्र से जुड़ा हुआ मामला था, और केंद्र सरकार ने क्या कर दिया, मोदी जी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा कि इसको बंद किया जाए। मतलब आते हैं और वो भाषण देते हैं कि कल से, मतलब आज रात के 12 बजे के बाद बंद। तो कहने का मतलब कि जब यह सिचुएशन उत्पन्न होती है तो सारी चीज जो है केंद्र की तरफ ज्यादा झुक जाती है, और केंद्र की तरफ ज्यादा झुकती है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, केंद्र विमुख संविधान के नाम से जानते हैं, मतलब केंद्र की तरफ ज्यादा झुकी हुई है। और आगे जो 8वां पॉइंट है, 8वां पॉइंट है वयस्क मताधिकार, मतलब वोट देने का अधिकार जो है वयस्क मताधिकार है। तो ये वयस्क मताधिकार की जब बात करते हैं, यह भी 1935 के एक्ट से ही लिया गया था। और हम पहले ही देखे हैं कि भारत का जब प्रिम्बल पढ़ते हैं तो प्रिम्बल में हम क्या देखते हैं, प्रिम्बल में ये देखते हैं कि भारत का संविधान जो जनता में निहित है।
तो जब जनता में निहित है तो जनता का मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री बनेगी। और हमारी प्रेम्बल में भी डेमोक्रेटिक शब्द का प्रयोग किया गया, लोकतंत्र की बात की है वहाँ पे, लोकतांत्रिक गणराज्य। जब लोकतांत्रिक गणराज्य बनेगा तो वहाँ पर कौन देंगे, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो उस देश की जनता करेंगे। और जब जनता करेंगे तो किस मतलब एक उम्र निर्धारित कर दिया गया है। पहले क्या था, ये 21 ईयर्स की बात करता था, 21 वर्ष थे। लेकिन क्या हुआ, 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 61वें संविधान संशोधन के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989, 61वें संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत पार्लियामेंट जो थे भारत की, उन्होंने क्या किया, इसमें संशोधन किए। किस चीज में, उम्र में। जो वोट देने का जो उम्र निर्धारित था, वोटिंग राइट जो था, वयस्क मताधिकार को, इसको कम करके कितना कर दिए, 18 वर्ष कर दिए। तो पूछता है कभी कभी एग्जाम में कि यहाँ से क्वेश्चन बनता ये है कि किस संविधान संशोधन के तहत वयस्क मताधिकार को वोट देने का जो अधिकार था, उम्र जो निर्धारित थे, वो 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। तो हम किसके तहत कहेंगे, तो ये 61वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत ये जो 21 वर्ष था मेरा उम्र निर्धारित, उसको कम करके 18 वर्ष कर दिया गया है। और ये आर्टिकल 326 में है। यह प्रोविजन कहाँ दिया गया, वोट देने का जो अधिकार है, अनुच्छेद 326 में दिया गया है। जब हम लोग आगे देखेंगे तो यहाँ देखेंगे। एक बात और ध्यान रखने की जरूरत है, भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा लोकतांत्रिक देश बना था जो सबसे पहले पहली बार में ही अपने यहाँ पुरुष और महिला दोनों को, मतलब मेल और फीमेल दोनों को वोट देने का अधिकार दिया। बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जहां पुरुष को पहले अधिकार मिल गया है, महिलाओं को नहीं मिला। जैसे साउथ अफ्रीका के संदर्भ में देख लीजिए, वहां पर डिस्क्रिमिनेशन था, कलर डिस्क्रिमिनेशन था, रंग भेद की नीति की बात चलती थी, काले लोग जो थे वो वोट नहीं दे सकते हैं, गोरे दे सकते हैं। तो ऐसी बातें भारत में नहीं हुई है। भारत में मेल और फीमेल, मेल और वुमेन दोनों की बात कर लेते हैं, ये दोनों को वोट देने का अधिकार मिल गया। कब मिला, तो ये अधिकार जो मिला था 26 जून 1950 को मिला था। 26 जून 1950, 26 जून 1950 को भारत में महिला और पुरुष दोनों को एक समान वोट देने का अधिकार मिला था। तो इसको भी ध्यान में रखना है कि भारत में महिलाओं को वोट देने का जो अधिकार है वो कब मिला, तो मिला है दोनों को सेम डेट में ही। कभी कभी पूछ देता है कि बताइए कि भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला, तो भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो है वो 26 जून 1950 को मिला था। और उसी दिन पुरुष को भी मिला था, मतलब मेल और फीमेल दोनों को सेम डे में ही राइट मिले थे, किस चीज की, वोट देने की। अब देखिए इसमें एक बात और कहते हैं, एक थे जूरिस्ट प्रोफेसर सूद, प्रोफेसर सूद, इनका मानना है, ऐसा इनका मानना है कि लोकतांत्रिक देश में अगर सब लोग पढ़े लिखे, बहुत सारे कंट्री में क्या होता है 100% तो लिटरेट होते नहीं है, 100% तो पढ़े लिखे होते नहीं है। तो इनका मानना था, इनका कहना ये था, प्रोफेसर सूद का जो जूरिस्ट थे, उनका कहना था कि हमारी जो जनता है वो क्या हो सकती है, निरक्षर हो सकती है। मतलब कहने का मतलब साक्षर ना हो, निरक्षर हो सकती है, लेकिन यह संभव नहीं है कि वह संसार की बहुत सारी बातें को जानने में असमर्थ हो। वो अपनी सूझबूझ और अपनी बुद्धि से वो कर सकती है। तो इसीलिए वयस्क मताधिकार का अधिकार दिया जाए। मतलब कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सारे कंट्री में ऐसा भी किया गया है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड पर्सन जो हैं, उन्हीं को वोट देने का अधिकार है। लेकिन इनका मानना था प्रोफेसर सूद का कि जो अनएजुकेटेड पर्सन भी हैं वो भी वोट दे सकते हैं। उनके पास हो सकता है कि ज्ञान की कमी है, नॉलेज की कमी है, लेकिन उनके पास इस चीज को समझने की तो कमी नहीं है। वो अपने बुद्धि और विवेक से, अपनी सूझबूझ से वो क्या कर सकते हैं, अपना वोट दे सकते हैं और अपने देश में अपनी सरकार को, एक मजबूत सरकार को चुन सकते हैं। तो ये मानना था प्रोफेसर सूद का। और आगे जब पढ़ेंगे तो हमारे यहाँ जो संविधान की विशेषता में जो अगली विशेषता है वो क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका। हमारे यहाँ न्यायपालिका जो है वो क्या है, स्वतंत्र है। मतलब न्यायपालिका क्या है, हमारे देश की न्यायपालिका स्वतंत्र है। हमारी जो जुडिशियरी है वो क्या है, फ्री है। मतलब किससे, तो सेपरेशन ऑफ पावर हम लोग पढ़ के आए हुए हैं, शक्तियों का पृथककरण देखते हैं, तो वहां पर ये देखते हैं कि लेजिस्लेचर हो गया या एग्जीक्यूटिव हो गया या जुडिशियरी हो गया, उस सबको क्या गया है, अलग अलग किया गया है और सबका अपना अपना अधिकार क्षेत्र है। तो ये स्वतंत्र न्यायपालिका का जो प्रावधान है, यह भी हम कहाँ से लाए थे, ये कल सोर्स जब पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग पढ़े थे, ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए थे। और यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में दो बात है,
वहां पर क्या है कि राज्य के लिए अलग तो हाई कोर्ट है ही, लेकिन साथ ही साथ राज्य के लिए हाई कोर्ट के साथ साथ राज्य के लिए अपना अपना सुप्रीम कोर्ट भी है। लेकिन इंडिया में, आई फॉर इंडिया, इंडिया में क्या है, स्टेट के लिए तो हाई कोर्ट है, लेकिन पूरे राज्यों के ऊपर जो प्रिवेल करेगा, जिसका डिग्री हो या जजमेंट हो, एक ही सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन यहाँ पर जो बात करते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से जो अडॉप्ट किए हैं, वो ये है कि वहां पर दोहरी न्याय पद्धति है, वहां पर जो मेथड ऑफ जस्टिस जो है वो डबल है। लेकिन इंडिया में क्या है, सिंगल है, मतलब सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, हाई कोर्ट सभी राज्य के लिए अलग अलग है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट देती है ये सभी पर बाध्यकारी होते हैं। लेकिन उसके संदर्भ में, यूएसए के संदर्भ में ऐसा नहीं है, उसके संदर्भ में कुछ अलग है। और अगली विशेषता जब हम देखते हैं, तो अगली विशेषता जो है वो हम कहते हैं, हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया। एकल नागरिकता का मतलब कि सिंगल सिटीजनशिप, कल भी हम लोग इस पर बात किए थे। और ये सिंगल सिटीजनशिप का जो प्रोविजन है वो हम लोग कहाँ से लाए हैं, सिंगल सिटीजनशिप का जो प्रोविजन है ये हम लोग लाए हैं ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से, बिफोर ब्रिटेन, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो देखिए क्या है ना कि बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्री में दोहरी नागरिकता है, जैसे आप बात कर लीजिए यूएसए की ही बात करते हैं, तो यूएसए में क्या है कि स्टेट का अलग है और यूनियन का अलग है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में क्या किया गया है, एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, सिंगल सिटीजनशिप की बात करते हैं। अब देखिए वहां पर जो ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है, और यूएसए में क्या है कि यूएसए में जब डबल सिटीजनशिप है, दोहरी नागरिकता है, तो वहां पर क्या किया गया, स्टेट मतलब प्रांतीय लोग जो हैं वो, और नगर में रहने वाले लोग हैं वो तो अस्थायी रूप से तो निवास करते ही करते हैं, लेकिन दोनों का राइट्स एंड ड्यूटी जो है वो अलग अलग है। लेकिन भारत में आप देखेंगे जब पार्ट 3 को आप पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स, और पार्ट 4A जो 51A आर्टिकल दिया हुआ है, आर्टिकल 51A जो है, जब इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर किसी के लिए नहीं, चाहे वो गांव में रहने वाले लोग हों, वो शहर में रहने वाले लोग हैं, या महासागर में शहर में रहने वाले लोग हैं, सभी के लिए जो नागरिकता की प्रावधान है, जो कर्तव्य की प्रावधान है, वो क्या है, समान है। हमारे यहाँ अधिकार और कर्तव्य समान है। लेकिन कहाँ पे, यूएसए में अलग अलग है। भारत का एक ऐसा देश था जिसके बारे में कल भी हम लोगों ने चर्चा किया है, कि जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, कि जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता थी। लेकिन ध्यान रखना है कि 31 अक्टूबर 2019 को क्या कर दिया गया, जम्मू कश्मीर जो राज्य थे उसको दो केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया है, और वहां पर क्या कर दिया गया, वहां पर भी अब एकल नागरिकता है। अब हम मतलब कोई भी एक्ट पढ़े, चाहे हिंदू मैरिज एक्ट पढ़े या हिंदू लॉ के किसी भी सक्सेशन को पढ़िएगा आप, या कंट्रैक्ट को पढ़िएगा या आईपीसी को पढ़िएगा, तो उसका सबका जो सेक्शन 1 रहता है, शॉर्ट टाइटल, वहां पर दिया रहता है एक्सेप्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, मतलब जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ के। अब क्या करेंगे कि जम्मू कश्मीर राज्य को लेके चलेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो राज्य था, वहां पर जब से यह केंद्र शासित प्रदेश बना है, केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद क्या कर दिया गया है, वहां पे सभी अन्य राज्य की तरह, जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, झारखंड हो गया, उसी तरीके से जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं उनके लिए भी सारे नियम कानून जो हैं एक हो गए, और उनकी जो भी पुरानी थी उसको बंद कर दिया गया है। और अगला पॉइंट जो आता है विशेषता में, वो है पंथ निरपेक्ष राज्य की बात करना। पंथ निरपेक्ष कहने का मतलब कि हमारे यहाँ सेकुलर कंट्री की बात करते हैं। अब देखिए सेकुलर शब्द, क्या आपको पता है कि ये 42 सेकुलर, सेकुलर शब्द, ये जो सेकुलर शब्द है यह क्या है, पंथ निरपेक्ष। इसके बारे में कभी कभी क्या होता है कि ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत आया था, 42वें संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था, 1976 में। एक बात और ध्यान रखना है, 1976 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस साल क्या हुआ था, बहुत सारे संविधानिक संशोधन हुए थे। मैक्सिमम संवैधानिक संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब देखिए यह जो बात करता है, तो इसकी बात अगर हम देखेंगे, तो ये आर्टिकल जब आप पढ़ेंगे, आर्टिकल 14, 15, ये भी इसकी बात करता है सेकुलर की। और आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स में जो आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक जो दिया गया मुख्य रूप से, तो ये आर्टिकल मुख्य रूप से किससे संबंधित है, सेकुलर से संबंधित है। और अगला जो हमारा फंडामेंट, ये जो हमारी विशेषताएं जो है नेक्स्ट, वो क्या है, तो वो है फंडामेंटल ड्यूटीज, मतलब फंडामेंटल ड्यूटी।
नेक्स्ट क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी। ये फंडामेंटल ड्यूटी कब आया था, तो ये भी आया था 1976 में ही आया था। और एक नया पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जुड़ा था, पार्ट 4A आया कब था, 1976 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। ये ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, ये 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 42वें संविधान संशोधन के तहत आया था। और इसमें क्या किया गया था, इसमें एक पार्ट को जोड़ दिया गया था, और वह पार्ट था 4A। और आर्टिकल जो था, कहाँ से, एक आर्टिकल थी 51 का, ए 51A। इसमें उस समय स्वर्ण सिंह जो एक समिति थी, एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी की अनुशंसा के बाद इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था, स्वर्ण सिंह कमेटी के बाद। और जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी, उसी कमेटी के अनुशंसा पे भारतीय संविधान में इसको जोड़ा गया था। और इसमें उस वक्त 12 दिए गए थे फंडामेंटल ड्यूटी, लेकिन उस समय के जो गवर्नमेंट थे उन्होंने क्या किया, 8 को ही अडॉप्ट किया, टोटल 12 को अडॉप्ट नहीं किए। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, इसमें भी बढ़ता गया। और आज के समय में अगर टोटल फंडामेंटल ड्यूटी है, तो वो फंडामेंटल ड्यूटी कितने हैं, फंडामेंटल ड्यूटी टोटल 11 है। ये स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे हुई थी। और कल हम इसके बारे में पढ़े थे, ये पूर्व सोवियत संघ रूस से भी लिया गया है। और आज वर्तमान समय में इसमें टोटल कितने हैं, तो टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो कितने दिए गए हैं, अभी 11 दिए गए हैं, 11 है। तो हमने देखा मुख्य रूप से यह 12 विशेषता पढ़े इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और ये देखे हम लोग 12 विशेषताएं में कि क्या क्या है। तो अगर आप लोग के कॉपी लेके बैठे हैं तो आप लोग आंसर राइटिंग कर लीजिए, और आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं, और हम बोलते हैं और आप लोग इसे लिख लीजिए। तो आप लोग प्रश्न लिखिए। प्रश्न यह है, भारतीय संविधान की विशेषताएं बताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं बताएं। तो उत्तर लिखेंगे, भारतीय संविधान की निम्न विशेषताएं हैं। भारतीय संविधान की निम्न विशेषताएं हैं। पहला लिखिएगा, विशालतम संविधान। विशालतम संविधान, पहला क्या है, विशालतम संविधान। डैश दे के लिखिएगा, सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को, सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान कहा है। सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान कहा है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 25 भाग, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। परंतु मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थे। संविधान में नवीनतम अनुच्छेद, संविधान में नवीनतम अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 6, 15 सब क्लॉज 6
15 सब क्लॉज 6 तथा अनुच्छेद 16 सब क्लॉज 6 अंतः स्थापित किया गया। अंतः स्थापित किया गया, जिसे संविधान के 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जोड़ा गया। जिसे संविधान के 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, प्रभुत्व संपन्न। अगला पॉइंट है, पहला है विशालतम संविधान, दूसरा पॉइंट लिखिएगा प्रभुत्व संपन्न, कॉमा देके लोकतंत्रात्मक, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथनिरपेक्ष, कॉमा समाजवादी गणराज्य की स्थापना। पंथनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य की स्थापना, पंथनिरपेक्ष के बाद कॉमा दे दीजिएगा। डैश दे के लिखिएगा, भारतीय संविधान का स्रोत भारत की जनता है। भारतीय संविधान का स्रोत भारत की जनता है। प्रस्तावना के अनुसार भारत के लोगों ने इस संविधान को अंगीकृत, कॉमा अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया है। भारत के लोगों ने इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया है। भारतीय संविधान लोकतंत्र की स्थापना करता है। भारतीय संविधान लोकतंत्र की स्थापना करता है तथा लोकतंत्र में सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित होती है। तथा लोकतंत्र में सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित होती है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, संसदीय सरकार। संसदीय सरकार, डैश दे के लिखिए, संघात्मक संविधान के अंतर्गत मुख्यतः दो प्रकार की सरकारों की स्थापना की जा सकती है। मुख्यतः दो प्रकार की सरकारों की स्थापना की जा सकती है, संसदीय तथा अध्यक्षात्मक। पूर्ण विराम दे के लिखिएगा आगे, अमेरिका की सरकार अध्यक्षात्मक है। वहाँ का राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। वहाँ का राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। भारतीय संविधान ने
भारतीय संविधान ने संसदीय सरकार की स्थापना की है। भारतीय संविधान ने संसदीय सरकार की स्थापना की है। यह व्यवस्था केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारों में एक सी है। यह व्यवस्था केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारों में एक सी है। सरकार का यह स्वरूप सरकार का यह स्वरूप इंग्लैंड की सरकार के समान है। सरकार का यह स्वरूप इंग्लैंड की सरकार के समान है। चौथा पॉइंट लिखिएगा, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार ब्रैकेट में लिख लीजिएगा मूल अधिकार। मौलिक अधिकार ब्रैकेट में लिख लीजिएगा मूल अधिकार। डैश दे के लिखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 में भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार की घोषणा की गई है। मूल अधिकारों की घोषणा की गई है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों की घोषणा की गई है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में मूल अधिकारों की घोषणा लिखिए घोषणा संविधान की एक मुख्य विशेषता होती है। संविधान की एक मुख्य विशेषता होती है। वास्तव में लोकतंत्र का आधार ही जनता के अधिकारों का संरक्षण है। व्यक्ति के बहुमुखी विकास के लिए जिन अधिकारों का प्राप्त होना आवश्यक है, उन्हें हम मूल अधिकार कहते हैं। यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में उल्लेखित है। अनुच्छेद 12 से 35 तक में उल्लेखित है। पांचवा पॉइंट लिखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डैश दे के लिखिए, भारतीय संविधान के भाग 4 में ऐसे निर्देशों का उल्लेख है जिन्हें पूरा करना राज्य का पवित्रतम कर्तव्य माना गया है।
उन्हें राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह अनुच्छेद 36 से 51 तक में उल्लेखित है। यह अनुच्छेद 36 से 51 तक में उल्लेखित है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नम्यता तथा अनम्यता का अनोखा सम्मिश्रण। छठा पॉइंट, नम्यता तथा अनम्यता का अनोखा सम्मिश्रण। नम्यता तथा अनम्यता का अनोखा सम्मिश्रण। डैश दे के लिखिएगा, संघात्मक संविधान की एक प्रमुख विशेषता संघात्मक संविधान की एक प्रमुख विशेषता उसकी परिवर्तनशीलता भी है। उसकी परिवर्तनशीलता भी है। संविधान की नम्यता और अनम्यता संविधान की नम्यता और अनम्यता उसके संशोधन की प्रक्रिया पर निर्भर करती है। संविधान में केवल कुछ ही उपबंध ऐसे हैं संविधान में केवल कुछ ही उपबंध ऐसे हैं जिनमें परिवर्तन करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है। संविधान में केवल कुछ ही उपबंध ऐसे हैं जिनमें परिवर्तन करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है, जबकि अधिकतर उपबंधों में संसद द्वारा साधारण विधि पारित करके ही परिवर्तन किया जा सकता है। संसद द्वारा साधारण विधि पारित करके ही परिवर्तन किया जा सकता है। 7वां पॉइंट लिखेगा, केंद्राभिमुख संविधान। केंद्राभिमुख संविधान। डैश दे के लिखिए, भारतीय संविधान की यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भारतीय संविधान की यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि संघात्मक होते हुए भी उसमें केंद्रीकरण की सबल प्रवृत्ति है। उसमें केंद्रीकरण की सबल प्रवृत्ति है। आपातकाल परिस्थितियों में संविधान पूर्णतः एक एकात्मक संविधान का रूप धारण कर लेता है। आपातकाल परिस्थितियों में संविधान पूर्णतः एक एकात्मक
संविधान का रूप धारण कर लेता है। जहां तक संघात्मक संविधान का प्रश्न है, जहां तक संघात्मक संविधान का प्रश्न है, उन उपबंधों में परिवर्तन केंद्रीय तथा राज्य दोनों सरकारों की सहमति से हो सकता है। केंद्रीय तथा राज्य दोनों सरकारों की सहमति से हो सकता है। पूर्ण विराम देके लिखिएगा, भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा किंतु भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा अन्य संविधानों के संचालन में हुए कठिनाई को देखकर संविधान निर्माताओं ने संविधान में कुछ ऐसे उपबंधों का समावेश किया है जिससे निसंदेह रूप से केंद्र को राज्य की अपेक्षा अधिक शक्ति प्राप्त हो जाती है। राज्य की अपेक्षा अधिक शक्ति प्राप्त हो जाती है। आठवां पॉइंट लिखिएगा, वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार डैश दे के लिखिएगा, प्रजातंत्रात्मक सरकार जनता की सरकार है। देश का प्रशासन जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। देश का प्रशासन जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए संविधान प्रत्येक वयस्क को मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है। मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है। कॉमा दे के लिखिएगा, जिसका प्रयोग करके वह अपने प्रतिनिधियों को देश का प्रशासन चलाने के लिए संसद तथा राज्य विधानमंडलों में भेजता है। अपने प्रतिनिधियों को देश का प्रशासन चलाने के लिए संसद तथा राज्य विधानमंडलों में भेजता है। भारत का प्रत्येक वयस्क नागरिक, वह चाहे स्त्री हो या पुरुष,
वह चाहे स्त्री हो या पुरुष, यदि 18 वर्ष की आयु का हो चुका है, यदि 18 वर्ष की आयु का हो चुका है, तो उसे निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। नोट देकर ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, नोट देकर ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989, 1989, 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 के द्वारा संशोधन करके अनुच्छेद 326 में, अनुच्छेद 326 में आर्टिकल 326 में मतदाताओं की आयु, मतदाताओं की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। इक्कीस वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। इसी जगह ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि 26 जून 1950 को भारत में स्त्री पुरुष और स्त्री दोनों को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ था। मतलब मतदान करने का अधिकार अगर पुरुष और स्त्री को पूछा जाए तो कब मिला था? तो आप बताएंगे कि 26 जून 1950 को। ठीक है, आगे लिखिएगा, 9वां पॉइंट लिखिएगा, स्वतंत्र न्यायपालिका। इसमें डैश दे के लिखिएगा, स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना, स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में संघात्मक संविधान के सिद्धांतों को, संयुक्त राज्य अमेरिका में संघात्मक संविधान के सिद्धांतों को कठोरता से लागू किया जाता है, कठोरता से लागू किया जाता है। फलतः फलतः वहाँ दोहरी न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है। फलतः वहाँ दोहरी न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है। एक संघ की तथा दूसरी राज्यों के, एक संघ की तथा दूसरी राज्यों के, इसके विपरीत इसके विपरीत भारतीय संविधान, इसके विपरीत भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी, संघात्मक होते हुए भी सारे देश के लिए, सारे देश के लिए न्याय प्रशासन की एक ही व्यवस्था करता है। सारे देश के लिए न्याय प्रशासन की एक ही व्यवस्था करता है।
उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय देश के समस्त न्यायालयों के ऊपर बाध्यकारी है। समस्त न्यायालयों के ऊपर बाध्यकारी है। संघात्मक संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का मुख्य कार्य स्वतंत्र न्यायपालिका का मुख्य कार्य केंद्र तथा राज्यों के बीच विवादों को निपटाना होता है। केंद्र तथा राज्यों के बीच विवादों को निपटाना होता है। इसीलिए उच्चतम न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा गया है। संविधान का संरक्षक कहा गया है। 10वां पॉइंट लिखिएगा, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, देखिए डेस्क दीजिए। देखिए, संघात्मक संविधान में साधारणतः दोहरी नागरिकता होती है। परंतु भारत संघात्मक होते हुए भी एकल नागरिकता की ओर परस्पर है। परंतु भारत संघात्मक होते हुए भी एकल नागरिकता की ओर भारत संघात्मक होते हुए भी एकल नागरिकता की ओर परस्पर है। यहाँ पर रहने वाले सभी प्रांत के लोगों को एक ही प्रकार के अधिकार और कर्तव्य होते हैं। यहाँ पर रहने वाले सभी प्रांत के लोगों को एक ही प्रकार के अधिकार और कर्तव्य होते हैं। 31 लिखिएगा आगे, 31 अक्टूबर 2019 के बाद 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश में भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश में भी एकल नागरिकता का प्रावधान कर दिया गया है। एकल नागरिकता का प्रावधान कर दिया गया है। अगला पॉइंट लिखिएगा, पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना। पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना, डैश दे के लिखिए, भारतीय संविधान भारत में एक पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। भारतीय संविधान भारत में एक पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है, जिसमें राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। जिसमें राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। सरकार
किसी विशेष धर्म का पोषण नहीं करती है। अर्थात राज्य न तो अर्थात राज्य न तो किसी धर्म की घोषणा ही करता है अर्थात राज्य न तो किसी धर्म की घोषणा ही करता है और न ही किसी धर्म का अनादर। राज्य के लिए प्रत्येक धर्म का समान आदर करता है। राज्य प्रत्येक धर्म को समान आदर करता है। राज्य प्रत्येक धर्म को समान आदर करता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, नागरिकों के मूल कर्तव्य। नागरिकों के मूल कर्तव्य डैश दे के लिखिए। 42वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर भारतीय संविधान में एक नया भाग 4 क लिखिएगा 4A। संविधान में एक नया भाग 4 जोड़कर नागरिकों के 11 मूल कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 51 क के अनुसार अब भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे तथा राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। भारत की प्रभुता आदर करें के बाद कॉमा दे दीजिएगा, आगे लिखिए। भारत की प्रभुता, कॉमा, एकता एवं अखंडता की रक्षा करें। भारत की प्रभुता, कॉमा, एकता एवं अखंडता की रक्षा करें, कॉमा दे के लिखिएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, कॉमा, मानववाद, कॉमा, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें और व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में
उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। तो आज हम लोग पढ़े हैं संविधान के साइलेंट फ्यूचर के बारे में कि संविधान की विशेषता क्या क्या है। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा संविधान की विशेषता के बारे में, फिर इस पर प्रश्न जो बनते हैं एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, तो इस प्रश्न का हम लोगों ने आंसर राइटिंग कर लिया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।